तो आज है ना 16 Pro Max है और S25 Ultra लॉन्च हो चुका है। लास्ट ईयर हमने इसी तरीके का डिटेल कंपैरिजन बनाया था और उसमें बहुत कुछ बात करी थी और आपने काफी ज्यादा प्यार भी दिया था उस वीडियो पे। लेकिन आज की वीडियो उससे और ज्यादा आगे जाने वाली है और ज्यादा डेटा टेस्टिंग है और क्या सच में S25 Ultra नेक्स्ट लेवल देखने मिलता है, कैमरा अपग्रेड है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड है और क्या सच में ट्रू इंटरेस्टिंग फोन देखने मिलेगा, फ्लैगशिप फोन देखने मिलेगा हमें। रही बात प्राइसिंग को लेकर तो S25 अल्ट्रा आया है इस बार 1,30,000 का, चेक कर रहा हूं तो 1,37,000 का प्राइसिंग है। और यूनिकॉर्न की वेबसाइट पे मैंने देख रहा था तो ये 1,31 का दिख रहा था, उसमें भी कुछ 3,000 का ऑप्शन वगैरह था, मतलब कैशबैक वगैरह। और जो दोनों फोन की बेस वेरिएंट है वो 256 है। बाकी कलर ऑप्शंस को लेकर बात नहीं करूंगा, इस बार ज्यादा कोई तगड़ा ऑप्शन नहीं है। इस बार जैसे ये आईफोन पर ये टाइटेनियम कलर है, कुछ दिन पहले तो मैंने ब्लैक में खरीदा था, स्टार्ट में मिल नहीं रहा था, तो अभी मैंने मेरे लिए ये वाला कलर परचेज करा है। बस ये एक ऑप्शन है, डिजाइन वगैरह सब कुछ लास्ट ईयर का है, कुछ नया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं। ये जो मेरे पास S25 अल्ट्रा का कलर है ये भी एक नया कलर ही कह सकते हो, कुछ एक्सक्लूसिव कलर आया है लेकिन वो Samsung.com पर ही आपको मिलेंगे। डिजाइन लैंग्वेज इन्होंने भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं करा है। कैमरा मॉड्यूल के अराउंड देखोगे तो एक हल्की सी जो फोल्ड में आती थी ना उस तरीके की पैटर्न एड ऑन कर दिया है। हाथ में कंफर्टेबल है और कंफर्टेबल एक और रीजन हो चुका है, साइड के कॉर्नर्स राउंडेड हो चुके हैं। कोई ऐसा नेक्स्ट लेवल चीज नहीं है बट एक यूजर के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। इस फोन ने तो ना वेट को लेकर किल कर दिया है, इतना सही वेट निकाला है। सैमसंग अपनी पूरी डिस्प्ले को कर्व रखता था मोस्ट ऑफ कुछ हद तक, इस बार ये पूरी फ्लैट डिस्प्ले है और आईफोन भी पूरा फ्लैट डिस्प्ले पर आ गया है। डिजाइन लैंग्वेज में तो अभी आईफोन साइज से नेक्स्ट ईयर कुछ चेंज करने वाला है। जहां तक देखोगे तो अभी ये थोड़े से 3 कैमरा एंगल है ना, अभी ये थोड़े पिक्सल को फॉलो करेंगे जितना अभी तक रेंडर्स लीक्स वगैरह निकल कर आई है। और आईफोन के मुकाबले ये थोड़ा सा 0.1 mm पतला है और यहाँ पर जो टाइप सी वो आपको फास्टर मिलती है, 3.2 मिल जाता है। सैमसंग पर आपको S Pen मिलती है जिसपे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हटा दी गई है, तो जिससे आप फोटो वीडियो पहले कुछ कर पाते थे, अब वो सब विंगार्डियम लेविसा वाला जो सीन रहता है ना वो नहीं कर पाओगे। और आईफोन पर आपको एक कैप्चर बटन मिलता है जो होके भी ना के बराबर है। मैंने देखो इसको कैसे यूज कर रहा हूँ, सिंगल पे इसको यूज करना बंद कर दिया है। जब मैं इसको डबल टैप करूंगा तब जाके कैमरा ओपन होता है, क्योंकि सिंगल टैप करने पर ये बार बार अपने आप कैमरा ओपन कर दिया करता था। उसके बाद मैं इसे कहीं यूज नहीं करता, वो जूम स्लाइड वाइड कुछ भी मेरे काम का तो नहीं है। तो मतलब चीजें कुछ डाल के भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग तो नहीं है। और दोनों फोन IP68 रेटिंग को फॉलो करते हैं। आईफोन का तो ठीक है IP68 दे रहा था, बट सैमसंग का थोड़ा उम्मीद था कि ये एटलीस्ट IP69 की तरफ जाएंगे, बट ये नहीं गए, IP68 पे रुक गए। आईफोन पर आप एक फिजिकल सिम लगा सकते हो, 2 सिम नहीं लगा पाओगे, और अगर 2 सिम लगानी है तो आपको एक ई सिम डालनी पड़ेगी, तब जाके 2 सिम हो पाएगा। और सैमसंग पर आप 2 सिम डाल सकते हो, और या फिर आपको एक ई सिम करना है और एक फिजिकल सिम करना है, वो तो ऑप्शन है ही। और जस्ट एक और चीज मैंने शायद से क्लैरिफाई नहीं करी स्टार्ट में, ये वीडियो बिल्कुल भी कोलैबोरेशन नहीं है। जो भी पॉइंट है, जो भी टेस्टिंग है वो मेरी तरफ से है, जो कि आगे आपको पता चली जाएगा मोस्ट ऑफ। तो रही बात प्रोसेसर पावर को लेकर कौन सा ज्यादा बेटर है, कौन ज्यादा सच में ट्रू एकदम परफॉर्मेंस निकाल के देता है, क्योंकि एप्पल की तरफ से देखोगे तो A18 Pro उनकी फास्टेस्ट चिप है, लेकिन अगर आप इसे 8 Elite के आगे खड़ा करते हो तो वहां पर डेफिनेटली ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है। सैमसंग UFS 4.0 लाता है और आईफोन NVMe स्टोरेज लाता है, बट सैमसंग पर आपको RAM प्लस का ऑप्शन मिलता है, बट वो कितना यूजफुल है बस मैं तो ऑन करके छोड़ लेता हूँ। लाइक जो एप्लीकेशन की रैम मैनेजमेंट में उस पर ज्यादा इतना हेल्प करता है नहीं करता है तो मैंने तो आज तक अभी इतना नोटिस नहीं करा है। बट हाँ, कुछ AI को लेकर चीजें होती है जो बैकएंड पे थोड़ा बहुत चलता रहता है, उनमें थोड़ा बहुत टास्क में परफॉर्मेंस में हेल्प कर सकता है। अभी देखो मैंने ना मेरे हिसाब से टेस्ट करा है, थोड़ा सा बैटरी बैकअप को भी लेकर समझ जाएगा, क्योंकि सैमसंग ने क्या किया है, जो बैटरी है ना इसमें कुछ नया चीज नहीं लेकर आया। जो लास्ट ईयर का बैटरी था 5000 mAh वही देखने मिलता है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत फ्लैगशिप फोन्स है, जैसे कि मेरे पास ये एक OnePlus का 13R है, मैं एक रिव्यू के लिए यूज कर रहा हूँ, तो इसके अंदर 6000 mAh बैटरी है, फिर भी ये फोन पतला है, मस्त है, हैवी भी नहीं है। एक नया टैग यूज किया है जो है सिलिकॉन बैटरी, लेकिन सैमसंग ने बोला कि नहीं हम इस साल तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एप्पल का तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, वो तो अपने हिसाब से चलता है, क्योंकि अगर आप दोनों की mAh देखोगे तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि 5000 mAh ज्यादा है, बेटर होगा 16 Pro Max के मुकाबले। लेकिन ये रियल लाइफ में सच में बेटर है, और जो सैमसंग ने कहा था कि हमने इस चीज को बेटर करा है, हमने ऑप्टिमाइजेशन बेटर करी है, हमने सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम बेटर करा है, जिसकी वजह से आपको बैटरी बैकअप 5000 से बेटर ही देखने मिलेगा। अभी जिसे हम लोग थोड़ा समझेंगे कैसे ये पॉसिबल किया है इन्होंने। सबसे पहले यहाँ पर दोनों फोन को 100% चार्ज करके बैकग्राउंड से सारी एप्लीकेशन रिमूव कर दी है, और एक एक करके अभी हम लोग सिमिलर एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे। लॉन्ग सिनेरियो में कैसा परफॉर्मेंस है वो भी आइडिया आ जाएगा। सबसे पहले एंट्री बेंचमार्क का स्कोर निकाला, तो उसमें सबसे फास्टेस्ट या सबसे बेटर स्कोर तो मैं कहूंगा अगर दोनों के मुकाबले सैमसंग लाता है।
और जो सैमसंग का 21 लाख का जो स्कोर है ना वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। मतलब मैं इसे स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला पावर कहूंगा, क्योंकि अगर मैं यही स्कोर 8 Elite के हिसाब से देखता हूँ iQOO 13 के अंदर, तो वहां पर मुझे ऑलमोस्ट 27-28 लाख के स्कोर्स मिल जाते हैं। सेकंड वापस निकाला, जैसे Antutu खत्म हुआ 15 मिनट के आसपास का, 20 मिनट के आसपास तक का चलता है कभी कभी ये, तुरंत जैसे ही खत्म हुआ तो बहुत ज्यादा स्कोर गिर गए। ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 2 से 2.5 लाख के स्कोर गिरे। एप्पल ने कंसिस्टेंट रखा, 16 लाख दे रहा था तो 16 लाख ही हम ऑलमोस्ट सेकंड टेस्ट में भी दिया, हालांकि वो कम है फिर भी अगर 8 Elite से देखते हो तो। लेकिन मेरा ऐसा है कि जो सैमसंग पर जो स्कोर कम है वो और ज्यादा कम हो गए। उसके बाद जो स्टोरेज कौन सा फास्टर है, तो अगर दोनों की स्पीड रन के हिसाब से देखते हो तो UFS 4.0 सैमसंग का आपको ज्यादा फास्टर लगेगा एज पर नंबर, लेकिन ये रियलिटी में कितना अच्छा है बुरा वो आगे समझेंगे। Geekbench 6 का स्कोर निकाल के देखा मैंने, जो पहले टेस्ट किया था ना Geekbench 6 का, उसमें सैमसंग ने मल्टी स्कोर पर 9000 का स्कोर दिया, और अगर मैं इसे अभी कंपेयर करता हूं तो वहां पर डेफिनेटली 1000 स्कोर पीछे मिल जाता है। तो यहाँ पर तो सिंगल स्कोर में भी पीछे था और मल्टी स्कोर में भी पीछे आया। आगे एक 3D मार्क का टेस्ट होता है जहां पर स्टेबिलिटी का आइडिया लगता है, और इतना सब हेवी टास्क परफॉर्म करने के बाद में जो बेस्ट लूप स्कोर है वो सैमसंग पर आए, लो लूप स्कोर है वो भी सैमसंग पर आए, बट जो स्टेबिलिटी का नंबर है जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है वहां पर आईफोन हमको ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी के साथ देखने मिल रहा है 71% के हिसाब से। फिर एक बैटरी चेकअप करके देख लिया कि कितना है, सैमसंग पर 80% था, आईफोन पर 81%, 1% के आगे पीछे चल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग टेस्ट चालू किए थे, तो वहां पर मैंने वीडियो प्लेबैक किया जिस पर 15 मिनट का ही था 4K में। फिर जैसे ये खत्म हुआ तो 15 मिनट का 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी हमने। अब यहीं पर अगर देखते हो तो 70% सैमसंग पर बैटरी आ गई थी और आईफोन आ गया 74% पर। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि आईफोन की बैटरी थोड़ी ज्यादा ही चल रही है। अब उसके बाद में ये चेक करना था कि जो इसका Type-C 3.2 आता है सैमसंग पर वो फास्टर है या फिर एप्पल का 3.0 फास्टर है। तो एक SSD में सेम फाइल डाली हमने, कॉपी पेस्ट करा एक एक करके। तो सैमसंग ने टाइम लिया 32 सेकंड्स का और आईफोन ने टाइम लिया अराउंड 20 सेकंड्स का। तो इस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है बेटर ऑप्टिमाइजेशन कह सकते हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा फास्टर कॉपी पेस्ट हो गया, 12 सेकंड का डिफरेंस निकल कर आया। फिर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखा, दोनों के अंदर सेम वीडियो लगाई, 1080p 60 FPS में रेंडर मारा 30 बिट रेट के साथ में। तो वहां पर जो बेटर और फास्टर रेंडर देखने मिला वो सैमसंग पे था, 5 मिनट 39 सेकंड का टाइम लिया, और आईफोन ने अराउंड डबल अप ऑलमोस्ट कह सकता हूँ 12 मिनट के ऊपर का टाइम लिया। तो वीडियो रेंडरिंग यहाँ पर फास्ट देखने मिलती है, जिसकी वजह से ये तो पता चल रहा है कि स्नैपड्रैगन एलिट यहाँ पर हमको एक बेटर फास्टर परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। अब अगर फाइनल बैटरी देखोगे कि क्या सिनारियो निकला, तो अगर आईफोन की बैटरी देखते हो ना तो वो आ चुकी है अराउंड 66% पर, यानी कि 34% का बैटरी ड्रॉप हुआ क्योंकि हमने 100% से चालू किया था, और सैमसंग आ गया 65% पर, 35% बैटरी ड्रॉप हुए, मतलब 1% का बैटरी ड्रॉप हुआ। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर तो क्या सीन निकला, क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट तो देखो ये है, अगर आप लास्ट ईयर वाले S24 अल्ट्रा को कंपेयर करते हो तो जिसके अंदर सेम 5000 mAh बैटरी थी, बस वहां पर सॉफ्टवेयर में आपको मिलता था One UI 6। दूसरी चीज, सॉफ्टवेयर के साथ साथ जो स्नैपड्रैगन 8 Elite ना हो के स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 था। तो अब उन्होंने क्या किया, सेम 5000 mAh की बैटरी को इंप्रूव करके दिखाया, क्योंकि लास्ट ईयर वाले में जैसे कि अभी वाले में कुछ अराउंड 35% का बैटरी ड्रॉप हुआ, तो लास्ट ईयर वाला ऑलमोस्ट इसी तरीके के टेस्ट को फॉलो कर रहा था। 16 Pro Max के साथ कंपेयर किया था हमने, और वहां पर 46% का बैटरी ड्रॉप हुआ था, और आईफोन ने वहां पर अराउंड 28% का बैटरी ड्रॉप किया था। तो ऑलमोस्ट 16% का डिफरेंस था लास्ट ईयर में, बट इस बार ये डिफरेंस 1% पर निकल कर आ गया है। तो हाँ, बैटरी बैकअप इस बार अच्छा हो सकता है S25 अल्ट्रा का एज कंपेयर 16 Pro Max से अगर हम करने जाए तो। और अभी हमने जो ये टेस्ट किया था ना, इसके अंदर फोन अराउंड 3 घंटे के आसपास चले थे और कंटिन्यूस टास्क परफॉर्म करे गए ताकि हैवी स्ट्रेस पड़े, और उसके बाद में कौन ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइजेशन निकाल रहा है परफॉर्मेंस को लेकर, स्कोर्स को लेकर। और अगर आप लोग इन चारों जो भी फोन्स है, जैसे कि फ्लैगशिप फोन 16 Pro Max, S25 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा, जो भी ऐसे फोन्स है, अगर आप बैटरी ड्रेन टेस्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में बता देना। मोस्ट ऑफ प्लान हो रहा है, आ जाएगा, पर धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी बैटरी का तो चलो समझ गया। चार्जिंग को लेकर देखोगे तो सैमसंग 45 वाट लाता है और आईफोन लाता है 25 वाट की मैक्स चार्जिंग। दोनों का स्पीड ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा है कि अगर आप आईफोन चार्ज करते हो 80% तक तो फास्ट चार्ज हो जाता है, मतलब जल्दी चार्ज हो जाता है, बट उसके बाद में ही मतलब 80 से 100 होने में जितना टाइम उसने 0 to 80 लगाया था, सेम उतना ही टाइम 100 होने में लगाएगा। सेम सैमसंग का भी ऐसा है। तो चार्जिंग का ऐसा है कि अगर ये 100% 55 मिनट के अंदर करता है सैमसंग, तो आईफोन अराउंड 1 घंटा 10 मिनट लेगा। देखो, दोनों फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, बट सैमसंग आपको थोड़े ऑप्शन देता है रिवर्स वायर चार्ज का, मतलब आप अपना कोई दूसरा फोन भी चार्ज कर सकते हो।
मतलब सैमसंग से आप आईफोन को भी चार्ज कर पाओगे, बट आईफोन पे ऐसा कोई फीचर नहीं है, वायर्ड के थ्रू कर सकते हो। आईफोन पे एक चीज देखते हो तो मैगसेफ एसेसरीज आती है जो कि पीछे ना कॉइल आती है, तो आराम से चिपक जाता है, वो एक अच्छा प्लस पॉइंट लगता है। सैमसंग वगैरह पर वो मैग्नेटिक नहीं है, तो आपको मैग्नेटिक के थ्रू मतलब करना होगा तो कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज बाय करनी होगी, कवर खरीदना होगा, तब जाके वो कनेक्ट होता है। देखो मार्केट में बहुत सारे गेम्स हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, COD मोबाइल है, वॉरजोन है, बहुत सारे आते हैं, पर मेरा जो रियल टाइम एक्सपीरियंस जिस गेम को लेकर ज्यादा है मैं उसको लेकर बात करूंगा, BGMI। मैं पर्सनल के लिए भी बहुत ज्यादा खेलता हूँ और TDM से लेकर इरांगल वगैरह मैं खेलता हूँ वही ज्यादातर। तो जिस गेम पे मैं ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, ज्यादा यूजर बेस अगर मैं किसी का कहूँगा किसी गेम का अगर है तो मैं उसी को लेकर बात करूंगा, तो वो BGMI है। बाकी और भी गेम्स आते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ उस चीज को लेकर, बट अगर आप कोई गेम ऐड ऑन कराना चाहते हो नेक्स्ट किसी वीडियोस के अंदर, आगे से हम लोग वो भी ऐड ऑन कर देंगे, तो वो आप कमेंट में उन गेम्स के नाम जरूर लिख देना। सैमसंग अभी के लिए तो BGMI पे 90 FPS दे रहा है, बट बाकी PUBG मोबाइल वहां पर 120 FPS दे रहा है, और जो रही बात 16 Pro Max की, वो दोनों पर 120 FPS देता है। तो मैं थोड़ा सा क्रॉस करके बात करूंगा, क्योंकि 90 को लेकर तो देखो दोनों फोन स्ट्रॉन्ग अच्छा परफॉर्म करते हैं, किसी को नहीं बोलूंगा कि ये पीछे, दोनों ही नेक टू नेक परफॉर्म करते हैं। इस बार का S25 अल्ट्रा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है लास्ट ईयर के 24 अल्ट्रा से, क्योंकि 2-4 रीजन है। सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा चीज जो इन्होंने वेपर चेंबर कूलिंग है वो लास्ट ईयर से बढ़ा दी है, ऑलमोस्ट 40% का अपग्रेड करा है, जिसकी वजह से कूलिंग और ज्यादा बेटर वे में संभाली जा सकती है। अब बात करते हैं 120 FPS। 120 FPS का ओपिनियन मैंने जो शेयर करा है वो S25 अल्ट्रा पर, वो PUBG को लेकर करा है, क्योंकि BGMI पर तो अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। इवेंट पे कूदने के बाद में भी मुझे जो बेटर फ्रेम रेट आ रहे थे S25 अल्ट्रा पे 120 देखने मिल रहा था, बट वो फ्लक्चुएट भी होता है, 110 से 120 में भी आता है, इवन 105 से लेकर 120 में भी फ्लक्चुएट होता है, लेकिन ये परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा ड्रॉप नहीं गिराता। बट 16 Pro Max अगर ड्रॉप होता भी है तो मैंने जितना नोटिस करा है कि इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा बेटर है कंपेयर टू S25 अल्ट्रा से, जहां पर आप बेटर 120 FPS का गेम कर सकते हो, और ज्यादा एक्सपीरियंस और स्टेबल एक्सपीरियंस 120 को लेकर वो 16 Pro Max निकाल के देगा। पर अगर मैं डिफरेंस अगर आपको बताऊं तो ये 5 से 10 तो नहीं 5% तक का डिफरेंस हो सकता है अगर दोनों को मैं कंपेयर करने जाऊं तो। और अगर मैं बैटरी ड्रेन को लेकर बात करूं तो 90 FPS का जब बैटरी ड्रेन हुआ था तो सैमसंग ने अराउंड 15% का ड्रॉप करा था 30 मिनट के गेम प्ले पर, और 120 FPS जब खेला था PUBG मोबाइल पर तो वहां पर इसने 13% का बैटरी ड्रॉप करा था, जो कि काफी ज्यादा सही निकल कर आता है। और 16 Pro Max पर 120 FPS की गेमिंग पर अराउंड BGMI पर 16% का ड्रॉप होता है। आईफोन का एक और इश्यू है, 120 FPS पर नॉर्मल TDM अगर खेल दूंगा, 4x एंटी अलाइजिंग भी ऑन कर दूंगा तो मुझे फोन ज्यादा हीट देखने मिलता है, तो उसकी वजह से मैंने 4x एंटी अलाइजिंग बंद करके खेलना ज्यादा सही समझा था। सैमसंग जब मैं टेस्ट कर रहा था तो वहां पर मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि जब मैं इस पर 120 FPS कर रहा था स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, अगर आप मेरी लाइव टेस्ट वीडियो में भी देख लो जाके जो गेमिंग पाठशाला पर अपलोडेड है, उसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन करी थी, 4x एंटी अलाइजिंग भी ऑन था, उसके बाद में जो परफॉर्मेंस है वो भी 120 को अच्छा खासा मैच कर रही थी, और इवन मुझे उस सिनेरियो के अंदर फोन ज्यादा हीटिंग की तरफ भी नहीं लगा। एज पर पूरा डेटा देखने जाऊं तो बेटर 120 FPS जो कांस्टेंट गेमिंग 120 के हिसाब से, बेटर थर्मल्स कंट्रोल वगैरह के हिसाब से देखोगे तो वो सैमसंग तो इस बार दे रहा है। मैं खुद शॉक्ड हूं ये बोल के, बट हाँ दे रहा है। तो इस बार देखने जाएंगे तो आईफोन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी थर्मल्स को बेटर करने के लिए। अभी नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर देखोगे तो दोनों के अंदर 5G बैंड्स है, ज्यादा 5G बैंड्स आईफोन पर आते हैं, Wi-Fi 7 दोनों पर है, सैमसंग पर ब्लूटूथ थोड़ा लेटेस्ट देखने मिलता है, और वहीं पर VNR तो दोनों सपोर्ट कर जाते हैं। अगर थोड़ा सा रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता दूं, 16 Pro Max मैं यूज कर रहा हूं, मैं इसको एक जगह लेकर गया था, जियो का सिम इसके अंदर डाला था, वहां पर नेटवर्क के बहुत इश्यूज आ रहे थे, फोन की डंडियां कम हो जा रही थी, और वही फोन का सिम मैंने निकाल के मेरे एक वीवो में डाल दिया था, वहां पर नेटवर्क अच्छे हो गए। सैमसंग पर तो मुझे नेटवर्क को लेकर इतना इशू नहीं है, हमने ऑलमोस्ट इसको 10 दिन के अंदर हो चुका है यूज करते हुए, समझते हुए। अमित है वो 16 Pro भी यूज कर रहा है एज अ सेकेंडरी डिवाइस कह सकते हो, और उसमें भी सिम के इश्यूज देखने मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि इन्होंने सही नहीं किया है, बट लास्ट ईयर से सही तो किया, बट इतना नेक्स्ट लेवल सही नहीं किया है। वाईफाई थोड़ा सही हो चुका है, वरना पहले तो वाईफाई में भी इश्यूज था कवरेज को लेकर, बट जो 5G कनेक्टिविटी के ज्यादा नंबर होने के बाद में भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये और बेटर हो सकता है। बाकी हमने ना एक वीडियो कॉल ट्राई करके देखा था, मतलब दोनों के अंदर 10 मिनट के लिए वीडियो कॉल करा था, देख रहे थे कि फोन ऐसे नॉर्मली सिनेरियो में गर्म होते कि नहीं अंदर स्टूडियो में बैठ के। तो वहां पर टेम्परेचर में ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, नॉर्मली सेम 31 थे और 35 के आसपास थे। अभी देखो सिक्योरिटी के लेकर दोनों में कुछ अलग मिलता है, इसके अंदर फेस आईडी है, बहुत जगह अनलॉक कर देता सारी चीजें, और इवन नेट बैंकिंग वगैरह तक भी फेस अनलॉक आ जाता है। और इसमें इन डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो अल्ट्रासोनिक है, और सैमसंग की जो नॉक्स सिक्योरिटी है, नॉक्स वॉल्ट है, वो सब मिल जाता है फॉर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन, जैसे कि एआई को लेकर सैमसंग में बहुत कुछ आ चुका है और उस एआई की वजह से जो इंटरनल हमको प्राइवेसी को लेकर जो इंक्रिप्शन या कह सकते हो एक प्रोटेक्शन चाहिए वो सैमसंग पर बेटर तरीके से आती है। डिस्प्ले में देखते हो तो 6.9 इंचेस का AMOLED 120 हर्ट्ज डिस्प्ले आता है और ये दोनों पर LTPO है 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के अंदर शिफ्ट कर सकता है। और जहां तक बोला गया था कि जो LTPO में ना सैमसंग पे इस बार 1 हर्ट्ज भी नहीं 0 हर्ट्ज है, मतलब यूज ही नहीं कर रहा है, 1 हर्ट्ज तक भी नहीं रख रहा, तो ये और एक प्लस पॉइंट चलेगा 1 हर्ट्ज को लेकर। सैमसंग 2600 की पीक ब्राइटनेस देता है और आईफोन देता है 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब यहीं पर अगर हम थोड़ा सा आगे कंपैरिजन करेंगे रियल डेटा के हिसाब से, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखते हो तो अभी भी थोड़ा सा ज्यादा हमको 16 प्रो मैक्स पे देखने मिलता है। बाकी सैमसंग पर एक बहुत यूजफुल चीज है, मतलब डिस्प्ले पर जो एंटी ग्लेयर कोटिंग है, जो इस तरीके के हार्श लाइट्स को भी अच्छे से कट ऑफ करता है। अगर मैं दोनों को, आईफोन को और सैमसंग को साइड बाय साइड रख के दिखाऊं तो आपको जो ग्लेयर पे या लाइट की जो कट ऑफ है ना वो ज्यादा बेटर सैमसंग पे निकल कर आती है और बहुत यूजफुल टेक है, जो कि ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे फोन्स पर तो बाय डिफॉल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने इस पर कोई लोकल सस्ता वाला सा टेम्पर्ड या स्क्रीन गार्ड लगा दिया तो ये कोटिंग खत्म हो जाएगी और इस कोटिंग को बरकरार रखने के लिए आपको सैमसंग का ही ऑफिशियल गार्ड खरीदना पड़ेगा जो 1000-2000 के अंदर कुछ आता है, तो ही वो ग्लेयर कोटिंग रहेगी, वरना नहीं रहेगी। और रही बात डिस्प्ले के कलर्स को लेकर, इतना कहूंगा दोनों के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस आता है। देखो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सैमसंग पे अच्छा नहीं है या आईफोन पे अच्छा नहीं है, मुझे तो दोनों पे बेस्ट लगा है। मैंने इसे भी यूज करा है, इसे भी यूज करा है। अगर मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ या फिर मैं रील्स वगैरह देख रहा हूँ या फिर मैं कोई मूवी वगैरह शो कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो मुझे तो कहीं कोई डिस्प्ले में 1 रुपए का भी प्रॉब्लम नहीं लगा है। मुझे इसका भी कलर पसंद है, इसकी भी डिस्प्ले पसंद है। और लेकिन हाँ, सैमसंग थोड़ी ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले है, आउटडोर में ज्यादा ब्राइट होता है और कलर भी थोड़े से मैं कहूंगा पंचीनेस के साथ में आता है। तो सैमसंग अगर दोनों में से हल्का सा किसी को प्लस पॉइंट देना है तो वो सैमसंग निकल कर आता है। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन को लेकर देखोगे तो आईफोन आता है अपना सिरेमिक शील्ड जो थोड़ा सा एडवांस और हो चुका है, शॉक प्रूफ थोड़ा सा है, और वहीं गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 के साथ में सैमसंग देखने मिलता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मेरा अभी तो फोन गिरा नहीं है, गिरता तो मैं कुछ एक्सप्लेन करता, बट इतना कहूंगा दोनों इनफ स्ट्रॉन्गर निकल कर आते हैं। इवन अगर सैमसंग की देखोगे ना स्पीकर को लेकर, तो वो थोड़ा सा अपग्रेड करा है, मतलब ऐसा लगता है कि इस बार के सैमसंग के स्पीकर आईफोन को टक्कर दे रहे हैं। इवन थोड़े से लाउडर भी है, पर हल्का सा बेसीनेस है ना, जो हल्का सा वो आईफोन पर अभी भी है, बट जो लेवल जो एडवांस मतलब जो इन्होंने अचीव करा है सैमसंग ने, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी थोड़ा सा ब्राइटनेस को लेकर समझते हैं। HBM टेस्ट करा था, हाई ब्राइटनेस को फुल जितना रख सकते थे, और जो सनलाइट पड़ती है या हार्श लाइट पड़ती है तो ब्राइटनेस कैसा एकदम पीक ब्राइटनेस को टच करने को देखता है। तो आईफोन ने जो पीक ब्राइटनेस को टच करने का जो नंबर निकाला था वो 936 का था, और वहीं पर S25 अल्ट्रा ने वही सेम सिनारियो, वही सेम टेस्टिंग के अंदर वो 1425 का स्कोर दिया, एकदम थोड़ा सा पीछे S24 अल्ट्रा आया। ये तो एक नंबर के हिसाब से हो गया, बट आउटडोर में हार्श सनलाइट में देखता हूं ना, तो मुझे तो दोनों ही डिस्प्ले दिखती है, दोनों के कलर्स अच्छे आते हैं, दोनों ही ब्राइटर हो जाते हैं अपने हिसाब से। सैमसंग ने मतलब कह सकता हूं कि इस बार का एक नया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड्रॉइड में निकाल के दिया है। iOS का तो देखो एक अलग एक्सपीरियंस है, वो मैं उसका कंपेयर नहीं कर सकता। iOS एक अलग चीज निकाल के देता है, तो ये एक एक्सपीरियंस अच्छा निकाल रहा है, ये बहुत अच्छा हो चुका है। एक्सपीरियंस ऐसा है कि लाइक अब डायनेमिक बार यहाँ पर इन्होंने यूज करा है, ये आइलैंड यूज करते हैं, इन्होंने बार यूज करा है, जिसको सैमसंग नाउ बार बोलता है, जो भी है ना, कुछ तो है जो काम का है। इस पे थोड़े से लाइक चार्जिंग करने पे एनिमेशन अच्छे हो चुके हैं, UI का एक्सपीरियंस बेटर और फास्ट हो चुका है, डुअल जो पैरेलल एनिमेशंस होते हैं ना वो और ज्यादा स्मूथ हो चुके हैं। लिटरली मैं कह सकता हूँ आईफोन से टक्कर में कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्लस है, बट टक्कर का है। बाकी एक सैमसंग का नाउ ब्रीफ करके आ रखा है। हिडन फीचर्स तो बहुत कुछ है, देखो ऐसे ढूंढने जाएंगे तो एक दो कुछ ना मिलेगा। वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं खींचते, लेकिन उनको मैं डेडिकेटेड, इनका जब सिंगल रिव्यू आएगा ना तब हम लोग अगर अलग से बात कर सकते हैं। अपडेट्स को लेकर सैमसंग पे 7 साल का प्रॉमिस है, और आईफोन 5 साल के या नंबर तो नहीं कहता कंफर्म, बट 5 से 6 साल तो आराम से दे ही देगा। और iOS का स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस अच्छा है, बट iOS का जो ये 18.3 का जो अपडेट है ना वो ज्यादा बेटर हुआ है ना, हीटिंग को लेकर। खास करके आईफोन्स में हीटिंग को लेकर बहुत सारी चीजें होती है, तो वो थोड़ी सी कंट्रोल्ड हुई है। पर जो AI वाली चीजें है ना, वो यहाँ पर मैं कुछ ज्यादा ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा मतलब बहुत मैंने यूज करा, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज तो नहीं दिखी मुझे। बाकी कुछ आई है जो 2-4 चीजें जो जिफ विफ बना सकते हैं, वो कितना मैं तो एक बार खोला होगा लाइफ में, वरना कभी खोला भी नहीं उसको। और वही चीज मैं सैमसंग के लिए भी कहूंगा, जो फोटो को पोर्ट्रेट वगैरह में कन्वर्ट करना होता है AI को लेकर, देखो वो भी मैं कभी कभार यूज करूंगा, तो उसको लेकर ज्यादा बात नहीं करूंगा। ज्यादा यूज होता है सर्कल टू सर्च, जो इसके अंदर मैं सैमसंग पर बहुत यूज करा है। और AI को लेकर अगर आप आईफोन से पूछोगे तो भाई इन्होंने तो मस्त खेला है अपने इंडियन यूजर्स के साथ में। तो मतलब पूरा लॉन्च आईफोन पर जो था पूरा AI बेस्ड था, AI, पर हमको एट दी एंड ऐसा कोई काम का यूजफुल AI देखने नहीं मिला। इवन जिनकी सीरी भी है ना वो बिल्कुल स्मार्ट नहीं है। एक तो मेरे में पुरानी सीरी आ रही है अभी भी, और इसे कुछ पूछता हूँ
तो ढंग से कोई आंसर भी नहीं करती है। और इनका जो अगर आप वॉइस असिस्टेंट कह लो जो थोड़ा सा बिक्सबी के साथ मिलके आया था, और मैंने ये सेम एआई एक्सपीरियंस है ना ये OnePlus 13R के अंदर चेक कर रहा था, और इसी में भी मुझे कुछ इस तरीके का एआई देखने मिल रहा था, बट ये इतना स्मार्ट नहीं है जितना सैमसंग वाला है। बाकी सैमसंग पे भी कुछ एड ऑन्स है जैसे कि बेस्ट फेस हो गया, बट वो अभी तक मेरे डिवाइस में आया नहीं है। हमने कुछ बहुत सारे फोटो ट्राई आउट करे यार, आंख बंद करके ऐसे कुछ हमारी आंख खुल जाए वैसा कुछ, बट वो मेरे आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या इशू है। बाकी जो जेमिनी है वो एडवांस जेमिनी है, मतलब वो फ्री तो नहीं है, उसका भी मतलब अभी 6 मंथ के लिए आई थिंक से सब्सक्रिप्शन दे रखा है। उसके बाद फिर पता नहीं पेमेंट मांगेंगे, वो तो मेरे को लगता है मांगेंगे तो सही, वो आपके ऊपर है, फिर तभी यूज कर पा सकते हो वो चीजें। AI इरेजर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। एप्पल का बहुत बेकार है, कुछ भी मलजब करके कुछ भी दिखा देता है। फिर ऑडियो इरेजर आ चुका है जो बेसिकली बैकग्राउंड में नॉइज वगैरह को कट ऑफ करके आपके सामने आपकी वोकल्स को इनहांस करके ज्यादा अच्छा आ सके, वो ला चुके हैं। आईफोन पर भी मिलता है, उसमें तो कुछ और 4-5 चीजें दे रखी है, तो यहाँ पर तो मैं दोनों को अच्छा कहूंगा। बाकी एक जेमिनी लाइव आया था जहाँ पर उनका कहना था कि अगर कोई फोटोज आप शो कर देते हो तो उसमें वो बता रहा था कि भाई इसमें कॉन्ट्रास्ट कम है, ये कम है, वो कम है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, अगर मुझे कॉन्ट्रास्ट पहले दिन ही नहीं समझ में आ रहा तो मुझे रेफरेंस के थ्रू समझाया जा रहा है तो मुझे वो तभी भी नहीं समझ में आ रहा। या फिर ऐसा कर दो कि भाई अगर AI जैसे कि बोल रहा है कि इसमें कॉन्ट्रास्ट कम है या एस्पेक्ट रेशियो इसका सही नहीं है, तो वो उस चीज़ को ठीक करके दे, वो मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर वो मुझे कॉन्ट्रास्ट बोल रहा है तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उस कॉन्ट्रास्ट को ठीक कैसे करना है, मैं तो पूरा नूब हूँ समझ लो, तो वो समझने के लिए इससे बेटर ऐसा हो सकता था कि भाई वो ठीक कर देगा, तो उसे तो मैं ओके ओके ही कहूँगा। क्या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, उसकी ब्रीफिंग आपको चाहिए तो वो ब्रीफिंग आपके पास एज थोड़ी सी समराइज में आ जाएगी। दूसरा एक अच्छा है कि आपने कोई नॉर्मल वीडियो कुछ खींची है, जैसे कि फास्ट मोशन कोई ऐसी वीडियो है, अब आप चाहते थे कि काश इस वीडियो को मैं स्लो मोशन में खींच लेता तो मुझे काम आ जाती, तो आपको वहां पर भी टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ एक वो पर्टिकुलर सेक्शन पर अपना थंब होल्ड करके रखना है, जितनी देर आपने होल्ड किया उतना वो सेक्शन स्लो मो बना के दे देगा AI के थ्रू, और उसके बाद में आप सीधा सेव कर सकते हो और फिर यूज कर सकते हो। अब इस कैमरा के अंदर आपको मेन कैमरा अगर देखते हो तो जो नंबर्स वगैरह है तो वो तो सैमसंग थोड़े से ले जाता है। सैमसंग ने बस इस बार एक नया अल्ट्रा वाइड लेंस दिया है 50 मेगापिक्सल का, जो लास्ट ईयर आईफोन पर 48 मेगापिक्सल्स का आता था, और सेल्फी में भी यहाँ पर कुछ ज्यादा नया नंबर नहीं है, 12 MP के साथ आता है। बाकी थोड़ा सा हम लोगों ने हार्श सनलाइट के अंदर इसको है ना मतलब टेस्ट करके देखा था, 20 मिनट के आसपास वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके छोड़ दिया था, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो चेंज हुए वो 1% का ही डिफरेंस था, 36 था और आईफोन पर 37 था, तो मैं इतना ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं बोलूंगा उसमें। तो सबसे पहले मैं लो लाइट को लेकर बात करता हूँ क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे डिफरेंस देखने मिले। तो सैमसंग पे जो पोर्ट्रेट फोटोज आते हैं जो आपको थोड़े से एज डिटेक्शन में ज्यादा एरर देखने मिल रहे हैं, थोड़े ग्रेन्स भी मैंने नोटिस करे थे कि यार ग्रेन्स इतने क्यों आ रहे हैं, और कुछ डार्क टोन्स देखने मिले। अगर मतलब बहुत सारे हम लोगों ने स्लाइड करके फोटोज देखते गए और वहां पर यही फील हुआ कि ज्यादातर जो लो लाइट के सिनारियो में सैमसंग जो मेन कैमराज है या फिर पोर्ट्रेट हो गए वो थोड़ा सा वीक परफॉर्म कर रहा है। अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा बेटर लगा था, कहीं कहीं अच्छी डिटेलिंग निकाल के दे रहा था, और वहीं मैं अगर डे की बात करूंगा तो वहां पर भी बेटर एक्सपीरियंस निकाल रहा था। और जब मैं दोनों को डे बाय डे कंपेयर करता हूं तो ऐसा लग रहा था कि दोनों ऑलमोस्ट नेक टू नेक परफॉर्म कर रहा है, कभी सैमसंग अच्छा परफॉर्म करता है, कभी आईफोन अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब मैं यहाँ पर कोई क्लोज विनर निकाल नहीं पाया। पर अगर मैं वीडियोस की लेकर बात करूंगा तो ऐसा लग रहा था कि लो लाइट के अंदर सैमसंग पे बहुत ज्यादा ग्रेन्स देखने मिल रहे हैं और आईफोन लो लाइट में थोड़ा ठीक परफॉर्म कर जाता है। बाकी सैमसंग का जो कलर टोन है ना थोड़ा सा येलो टोन पर जा रहा था लास्ट ईयर से, और थोड़ा सा मतलब बैलेंस की तरफ गया अगर S24 अल्ट्रा से कंपेयर करते हो तो मेरा देखो एक सिंपल क्लोज आंसर मैं समझाऊंगा, बाकी मैं कैमरा कंपैरिजन करूंगा उसमें और ज्यादा चीजें ऐड ऑन करके समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो सैमसंग पर जो लो लाइट में वीडियोस है ना वो थोड़ी सी अभी भी वीक है, मे बी और वो इंप्रूव हो सकती है किसी अपडेट को लेकर, किसी चीज को लेकर। आईफोन पर वहां पर वो थोड़ा सा बेटर ही आ रहा है। नहीं तू खा भाई, नहीं तू खा। आदि तेरा डोसा ये लो खा गए। अच्छा यहाँ पे पड़ा है स्पॉट द डिफरेंस। लेकिन अगर बात करोगे अल्ट्रा वाइड वीडियो को लेकर तो वहां पर भी मतलब मुझे थोड़ा सा बेटर आईफोन ही देखने मिला। डे लाइट को ज्यादा मैं ना ऐसा ये नहीं कर पाया, नेगेटिव पॉइंट ज्यादा खींच नहीं पाया क्योंकि आईफोन और सैमसंग ऑलमोस्ट ऊपर नीचे वाला परफॉर्म कर रहे थे। तो वीडियोस डे लाइट में तो दोनों ही ठीक ले जाते हैं, बट आईफोन स्टिल थोड़ा सा बेटर निकालता है पॉइंट्स। और अगर फोटोज की लेकर बात करोगे तो सेल्फीज में लो लाइट में सैमसंग थोड़े से बेटर एक्सपीरियंस करवाता है, बट सम टाइम वहां पर भी मुझे लो लाइट में डिटेलिंग लॉस देखने मिला, मतलब नॉइज वगैरह थोड़े से देखने मिल जाते हैं। और वहीं आईफोन
आईफोन पे भी ऐसा ही सेम दिखने मिलता है, उनका भी कोई सेल्फी कोई तगड़ा नहीं है, मैं कहूँगा सिंपल। तो सेल्फी में सिंपली विनर मेरे हिसाब से सैमसंग आ जाता है। और वहीं पर वीडियो ट्रांजिशन अगर बात करोगे, मतलब जैसे कि वीडियो 1x से 2x 3x से मतलब जूम जो चेंजेस होता है ना, सैमसंग ने इस बार उसको मस्त एक तरीके से ट्रांजिशन जो बनाया है ना, वो एकदम सीमलेस बनाया है, तो उसमें मुझे कट और ऐसे चेंजेस पता नहीं चलते हैं जैसे, लेकिन वो आईफोन पर मुझे पता चल जाता है, कलर एकदम से चेंज हो जाता है, तो वो थोड़ा सा इशू लगा मुझे आईफोन्स पर। और ज़्यादातर जो पोर्ट्रेट्स में फोटोज भी है ना, वो सैमसंग पर मुझे कहीं कहीं सिनारियो में बेस्ट लगी है और उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा निकल कर आया है। बाकी ये आज के टाइम पे दोनों 4K में 120 FPS शूट कर सकते हैं, अगर आप इंजॉय करना चाहते हो उस तरीके का फुटेज तो कर सकते हो। बाकी 4K 60 में ज़्यादातर यूज़ होता है, और लॉग वगैरह भी शूट कर सकते हो। सैमसंग पर वो ऑप्शन आ चुका है, पहले नहीं था, आईफोन पर मिलता था। और यहाँ पर इस तरीके के जैसे कि लॉग में क्या होता है कि एक डीसैचुरेटेड वीडियोस होती है, लेकिन 10 बिट की फुटेज होती है, जहाँ पर आपको, और जो नॉर्मल वीडियोस होती हैं जैसे यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हो, वो ज़्यादा डेटा आपको 10 बिट पर मिल जाता है, जहाँ पर लॉग फुटेज आपके काम की होती है। तो वही सेम चीज़ आपको आईफोन पर भी मिलती है, सैमसंग पर भी मिलती है। बाकी देखो और भी बहुत कुछ है फोटोज को लेकर, रॉ फोटोज वगैरह वगैरह वगैरह, जो अगर आप फोटोग्राफी के लिए बहुत कुछ देखते हो तब आपके लिए बहुत एड ऑन है, बट एक नॉर्मल यूजर के हिसाब से जो एक्सपीरियंस है वो मैंने समझा दिया है। बाकी एक वीडियो फोकसिंग टेस्ट करके देखा था, तो मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दोनों ही अच्छा फोकसिंग को लेकर काम कर रहे थे। और अभी तो मैं एक वीडियो देख रहा था सैमसंग पे कि ये जो कैमरा मॉड्यूल्स पे लगे हुए थे ना, जारी रेक की वीडियो देख रहा था, तो इस पर अगर मैं चाकू डाल के सब खींचूंगा ना तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो उनका कहना ये था कि इसके ऊपर ये मॉड्यूल चिपका दिए गए हैं जो लास्ट ईयर पे थे। अभी देखो S25 अल्ट्रा मुझे कहाँ अच्छा लगा है, सबसे पहले UI एक्सपीरियंस पे एंड्रॉइड में बेस्ट आता है। दूसरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर सॉफ्टवेयर अच्छा हो चुका है। तीसरा एक्सपीरियंस मैं गेमिंग में भी अच्छा यूज़ कर सकता हूँ, और एक प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी मैं सैमसंग पे ज़्यादा रिलाई कर सकता हूँ। और AI के जो चेंजेस है वो तो डेफिनेटली मेरे काम में आने वाले हैं। आईफोन पर जो चेंजेस है AI को लेकर, तो मुझे कुछ एक्सट्रीम ऐसा नेक्स्ट लेवल मुझे मेरे काम का तो नहीं दिखा। परफॉर्मेंस अच्छी है गेमिंग को लेकर, मतलब स्टेबिलिटी में कहूँगा। कैमराज में, वीडियोस में अच्छा है, फोटोज़ में थोड़ा बहुत पीछे रह जाता है स्टिल। बाकी प्राइसिंग भी इतना बड़ा अभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने तो प्राइसिंग भी कम कर रखी है। अगर मैं दोनों को देखूंगा तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे निकाल रहे हैं। तो ऐसा है कि आप मुझे बताओ कि आप कौन सा चेकआउट करना चाहोगे, S25 अल्ट्रा या 16 Pro Max, या भाई वेट कर लेंगे अगले साल का। लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना यार, इस वीडियो पे तो बहुत कम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर लेना। इतना डिटेल, इतना सब कुछ घुस घुस के जितना बता सकता था शायद नहीं देखने मिलेगा कुछ और वीडियो कहीं, तो सब्सक्राइब ज़रूरी कर देना, ठीक है। और अपने थॉट ज़रूर शेयर करना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।